नमस्कार किसान भाइयों, आज आए हैं हम ग्राम सातरा, ज़िला दुर्ग में। यहाँ के किसान भाई जयदीप चंद्राकर जी समन्वित कृषि करके अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। कृषि के विभिन्न उद्योगों जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, सब्जी उत्पादन, मछली पालन आदि का समायोजन जब इस प्रकार से किया जाए कि वे सभी एक दूसरे के पूरक हों, इसे समन्वित खेती कहते हैं। समन्वित खेती के लिए संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वृद्धि की जाए, यह इस खेती का प्रमुख बिंदु है। ये गांव सातरा में हम यहाँ पर आए हैं। एक तरीके से यहाँ पर समन्वित खेती हो रही है। समन्वित खेती का मतलब ये होता है कि न केवल हम एक कोई फसल लें, उसकी जगह कई तरीके की फसलें लें और अलग अलग व्यवसाय, जैसे कि एग्रीकल्चर में अपन बोलते हैं कि अलग अलग व्यवसाय, यानी कि फिशरीज़ हो सकता है, डेयरी भी हो सकता है, इसके अलावा उद्यानिकी फसलें हो सकती हैं, सब्जियाँ हो सकती हैं और इसके अलावा जो क्रॉप्स होते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूँ हो, चना हो, मटर हो, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें यदि हम लेते हैं तो उसको हम समन्वित खेती कहते हैं। एक तरीके से ये एक तरीके से इंश्योरेंस है। मतलब एक यह कहा जाए कि मतलब यदि एक कोई फसल मान लो किसी कारण से फेल हो जाती है तो कोई ना कोई दूसरा एक रास्ता तैयार रहता है जिससे कि हम अपनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने मतलब जो परिकल्पना की थी कि मतलब गांव का विकास कैसे हो, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि यदि मान लो किसान न केवल फसल लेता है, साथ ही साथ यदि वो पशुपालन भी करता है, मुर्गी पालन भी करता है और मछली पालन करता है या बहुत सारी की अलग अलग फसलें लेता है, तो निश्चित रूप से वो उसको कहीं ना कहीं उससे लाभ प्राप्त होता है। और दूसरी बात, वैसे भी हमारे जो पूर्वज हैं वो ये बोलते आए हैं कि खेती इस तरीके से होनी चाहिए कि हम अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ें अपने हिसाब से उत्पन्न कर सकें। यानी कि हमको ये कॉन्फिडेंस रहे कि यदि हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो हमको ये मालूम है कि मतलब हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, मार्केट में क्या मिल रहा है वो उस पर हमको नहीं जाना है। तो या न केवल हम दलहनी फसलें लें, अनाज की फसलें लें, इसके अलावा जो ऑयल सीड है वो भी उसका उत्पादन करें ताकि हमारी जो आवश्यकता है, दलहन की आवश्यकता भी पूरी हो, इसके अलावा तेल की आवश्यकता है तो तेल की आवश्यकता भी पूरी हो जाए। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि छत्तीसगढ़ में यदि हम बात कर रहे हैं तो केवल ये हो कि या तो हमें नमक लेने की ज़रूरत हो मार्केट से, या फिर हम कपड़े लें। उसके अलावा जितनी भी आवश्यकता है वो हम ग्रामीण परिदृश्य में अपना यहाँ खुद उत्पादन करें, और न केवल वो हमारे आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, साथ ही साथ ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। समन्वित खेती प्रणाली में एक उद्यम की दूसरे उद्यम पर अंतर्निर्भरता ही प्रमुख भावना है, जिससे किसान को कम लागत में सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसी सोच को आगे बढ़ाया जयदीप चंद्राकर ने। ग्राम सातरा के जयदीप चंद्राकर की सफलता की एक नई कहानी है। कृषि को अपना उद्देश्य बनाते समय वे भली भांति जानते थे कि उन्हें इस उद्यम की सफलतम सीमा पर पहुंचना है। पढ़ाई लिखाई करके उनका उद्देश्य ये नहीं रहा कि किसी नौकरी से धनार्जन करें, बल्कि ये रहा कि समन्वित खेती से कई तरह के रोजगार उत्पन्न करके और लोगों को भी रोजगार दें और स्वयं भी असीमित धनार्जन करें, दूसरों को भी धनार्जन करने का मौका देंगे। MBA करने के बाद लगा कि नौकरियां न करके कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा कि कम लागत में लाभ ज़्यादा भी हो और एक ही छत के नीचे कई तरह के संसाधन होने से आपस में सभी की समन्वयता भी हो। और जयदीप चंद्राकर ने अपने इस कार्य को आगे बढ़ाया, इस सपने को पूरा किया। मैं जब छोटा था तो पापा को खेत पे जाते देखता था, तो मेरे को बचपन से ही खेती में रुचि थी। अब मैं चाहता था कि मैं आगे बढ़ के मॉडल खेती करूं, इसीलिए मैं एजुकेशन अपना कंप्लीट किया था। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सोचा मॉडर्न खेती करने के लिए करके, तो फिर उसके बारे में रिसर्च किया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, कि एक दूसरे का सब वेस्ट किस में यूज़ करके उसको आगे बढ़ाना है और कैसे कैसे खर्चा में कटौती करना है। उसके हिसाब से मैंने सब रिसर्च करने के बाद ये स्टार्ट किया है। तो मैं अभी स्टार्टिंग में अभी फिश पालन कर रहा हूँ
और साथ में डेयरी वगैरह भी है, तो जो डेयरी का वेस्टेज है वो इसमें फिश में आ जाता है। गोबर वगैरह जो है वो मछलियों के खाना का काम आ जाता है। सबसे पहले अपनी ज़मीन के दशांश भाग में उन्होंने तालाब बनवाकर वर्षा जल का संग्रहण भी किया और बोर द्वारा पानी की व्यवस्था भी की। साथ में उसमें रोहू, कामन पार्क, सिल्वर कार्प, मृणाल तथा ग्रास कार्प जैसी मछलियों की प्रजातियों का पालन शुरू किया। जब मैंने तालाब मछली पालन के बारे में सोचा तो आसपास पानी की कमी थी, ना तो बोर थे ना कुछ थे, तो फिर और खेती करने के लिए भी पानी की हमेशा समस्या होती थी। तो इसमें से बहुत बोर कर कोशिश कर लिए थे, पानी नहीं आ पा रही थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पे तालाब बना के ही मछली पालन किया जाए और साथ में खेती भी किया जाए, ताकि तालाब का पानी खेती के लिए भी काम आ जाए और मछली पालन के लिए भी काम आ जाए और दोनों का एक दूसरे में यूज़ हो जाए करके हमने तालाब मछली पालन को शुरू किया। तालाब निर्माण करने के बाद यहाँ पे पानी का नीचे ज़मीनी स्तर का लेवल बढ़ा हुआ है। उसके बाद जब हमने बोर कराया तो उसमें पानी हमको मिला। बोर का पानी मिलने के बाद अपन एक्वाकल्चर में ही हाई डेंसिटी में फ़िश फार्मिंग स्टार्ट किए। इसमें से अभी रिसर्च कर रहे हैं कि कितना मछली पालन कर सकते हैं छोटे पाउंड पे और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो तालाब है इसमें मछली पालन किया जा रहा है। मछली पालन एक तरीके से बहुत अच्छा व्यवसाय है और एक न केवल ये पानी की समुचित प्रबंधन में आवश्यक भूमिका अदा करता है, साथ ही साथ मैं अभी उनसे चर्चा कर रहा था तो उनका ये कहना था कि जब अभी धान की फसल लगी हुई थी तो यहाँ पर लाइट वगैरह के जलने पर जो कीड़े पतंगे हैं वो यहाँ पर आ जाते थे और वो तालाब में गिरने पर वो मछलियों के भोजन का कार्य करते थे। एक तरीके से एक की डिपेंडेंसी दूसरे से फुलफिल हो रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये एक तरीके से एक मॉडल है यहाँ पर और निश्चित रूप से इसका इस अनुभव को हमारे अन्य किसानों को भी अपनाना चाहिए। इससे न केवल उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनको दलहन, तिलहन, इसके अलावा सब्जियों की फसल एवं बागवानी से संबंधित फसलें तथा मछली पालन, मुर्गी पालन, न केवल इसके साथ साथ ये मछली पालन कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास पशुधन भी हैं जिससे डेयरी भी सेक्टर इनका मजबूत है। तो कहने का मतलब है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा जयदीप चंद्राकर सब्जियों व धान की खेती भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस खेती के साथ बहुत सा ऐसा व्यर्थ हरा चारा निकलता है जो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। इसलिए जयदीप चंद्राकर ने पशुपालन की ओर भी कदम बढ़ाया और गायें पाली। और मैंने साथ में डेयरी भी शुरुआत किया है, गाय पालन। तो उसमें से अपन अभी से शुरुआत से 10 गाय रखे हुए हैं। उसमें से गाय के गोबर से अपन बायो खाद बना के उसको अपन खेत पे यूज़ कर रहे हैं, सब्जियों पे डाल रहे हैं। दूध उत्पादन भी अच्छा एक व्यवसाय करके हमने डेयरी स्टार्ट किया। उसमें अपन गिर गाय रखी जिसका दूध बहुत अच्छा है और दूध बहुत ज़्यादा देता है वो, जिससे आमदनी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है और उसके गोबर से अपन बायो खाद बनाते हैं। उन्हें पालने के बाद दुग्ध उत्पादन से भी लाभ कमाने लगे, जबकि पशुपालन में मुख्य लागत उनका चारा होता है जो उन्हें सब्जी उत्पादन मतलब अपने खेतों से ही मिल जाता है। अर्थात बहुत ही कम लागत में पशुपालन भी किया जा रहा है। डेयरी पालन से का है, दूध अपन के आमदनी देते साथ साथ जो गोबर मिलते वो गोबर से घुरवा खाद बनाते। वो घुरवा खाद ला अपन के खेती बाड़ी में डालते, जैसे गेहूँ हो गए, धान हो गए, साग भाजी हो गए। तेकर सो वो जैविक फसल भी मिलत है, सब्जी जैविक होते, अनाज भी अजैविक होते। ओकर वजह से जब घुरवा खाद डालन तो ज़मीन के उर्वरा शक्ति बराबर बने रहते। जब वो घुरवा खाद डालन तो ज़मीन में जो सूक्ष्म जीव होते ओकर वजह से ओकर मृदा के उर्वरा क्षमता बढ़ते। ओकर वजह से फसल मन कठोर भी होते हैं, अच्छी विकास होते और कीड़ा बीमारी के समस्या भी फसल में कम आते। अब कीड़ा भी समस्या आते तो रासायनिक दवाई अलग से डाले की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसे करके ओकर अतिरिक्त खर्च जो होते तेला हम बचा सकथन और साल भर अपन अलग अलग तरीक़े से आमदनी ले सकथन और ग्रामीण कृषि विकास में आर्थिक सहयोग करवर अच्छा तरीका है जो समन्वित कृषि प्रणाली है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू।
देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जयदीप चंद्राकर जी विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन ले रहे हैं, साथ में मछली पालन व पशुपालन भी कर रहे हैं। यही उनके खुशहाल जिंदगी का राज है। समन्वित खेती का अर्थ भी यही है कि उद्यम आपस में जुड़े हों। जल संग्रहण के साथ मछली पालन जुड़ा है। जल सिंचाई के लिए उपयोगी है। मछलियां बाजार में अच्छी कीमतें देती हैं। सब्जी उत्पादन के बाद उसे बेचकर निकला व्यर्थ जैसे सब्जियों के डंठल, पत्तियां आदि पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। ये जयदीप चंद्राकर जो मेरा लड़का है, वो खेती पढ़ने के बाद खेती करूँगा कहकर बोला। मैं बोला मत करो, मगर इन्होंने जिद कर दिया कि नहीं खेती करूँगा कह करके। तो मैंने सोचा चलो खेती कर लो। तो इन्होंने ट्यूबवेल वगैरह खुदवाया। उसके बाद ये मछली पालन का काम किया
और उसके बाद इन्होंने ट्यूबवेल वगैरह, मैंने इसको उतना मदद नहीं किया, मगर ये स्वयं के मेहनत से इतना काम मछली वछली का जो काम किया। उसी दरमियान बारिश भी नहीं हुआ, तो बारिश नहीं होने से हमारा जो रोपा नहीं लगने वाला था, तो ये ट्यूबवेल के माध्यम से हमारा रोपा इस साल लग गया, तो उसमें भी फसल पाए। दूसरी बात, ये जो मछली पालन यहाँ पे हो रहा है उसमें लाइट लगा है, तो जो कीड़ा है, जो धान में जो कीड़ा लगता है वो यहाँ आ जाता है, तो इसका भोजन भी बन जाता है, मछली का भोजन भी बन जाता है, उसका लाभ होता है। मैं तो इसको कई बार बोला भी कि आप पढ़े लिखो तो नौकरी चले जाओ, का कर नौकरी, मगर इन्होंने मोड़ लिया। और देख रहा, मैं इसको देख भी रहा हूँ जो मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से मैं तो इस हर युवा को यही बोलता हूँ, जैसा कि आप मुँह मत मोड़िए खेती से, आप खेती को और आगे बढ़िए और रास्ता खुलते जाएगा आमदनी का। आप आगे बढ़ते जाओगे, रास्ता खुलते जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप खेती करिए, खेती से भागिए नहीं। समन्वित खेती के लिए ज़रूरी है आपके पास ज़मीन पर्याप्त हो, क्योंकि सभी तरह के उद्यम आसपास रहने पर एक तरह का पारिस्थितिक तंत्र विकसित हो जाता है, जो किसानों के लिए लाभदायक है, मेहनत बचाने वाला और लागत कम करने वाला है। समन्वित खेती की कुछ शर्तें भी हैं, वो ये कि इस तरह के उद्यम जो आप करने जा रहे हों उससे संबंधित पूरा ज्ञान आपके पास हो। उस उद्यम में ज़रूरी अवयवों के अलावा लागत, लाभ, उद्यम के स्थापित होने में लगने वाला समय आपको पता हो। मेरे यहाँ टोटल 25 एकड़ ज़मीन है, जिस पे बरसात के समय धान बोते हैं, उसके बाद अपन चना, गेहूँ, सरसों सब बोते हैं, थोड़ा अलग अलग जगह पे सब बोते हैं, जिसको हम ट्रैक्टर से जुताई करके सीड ड्रिल से अपन चना की बुआई करते हैं, गेहूं की बुआई करते हैं, जिससे उत्पादन अच्छी होती है और खेत के प्रबंधन में कोई दिक्कत भी नहीं आती है। हम नाना प्रकार के फसल उगा रहे हैं, जिससे हमको आमदनी बढ़ रही है। हम साथ में ये तालाब के मेड़ पे टमाटर लगाए हुए हैं, जिससे टमाटर में अच्छी सी उसमें फल लगी हुई है, फल में अच्छी सी अपने को मिला हुआ है। इस समय टमाटर का रेट भी बढ़ा हुआ है, जिससे और आमदनी और बढ़ी हुई है। जयदीप चंद्राकर ने इन सभी विषयों पर पहले जानकारियां इकट्ठा की। समन्वित खेती में किस किस तरह के उद्यम वे कर सकते हैं, उनकी ज़मीन उसके लिए किस तरह उपयोगी सिद्ध होगी, कितनी लागत लगेगी और कितना लाभ होगा, यह सब सोचकर धीरे धीरे समन्वित खेती को उन्होंने विकसित किया और आज नतीजा आप सभी के सामने है। हम ये गांव जो सातरा पाटन में है, यहाँ पर हैं, और इस समय आप जो खेत में हम जहाँ खड़े हैं ये जयदीप चंद्राकर का है। जयदीप चंद्राकर MBA हैं। MBA करने के बाद एक तरीके से उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये किसी भी कंपनी में काम कर सकते थे, किसी इंटरनेशनल कंपनी में भी जा सकते थे, सरकारी नौकरी देख सकते थे या प्राइवेट में भी जा सकते थे, परंतु इन्होंने खेती का रास्ता चुना। खेती एक तरीके से लोग ये बोलते हैं कि खेती वो लोग करते हैं जो कि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, या जिनको खेती उन लोगों को करते हैं जिनके पास कोई भी हुनर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आज यदि मान लो हमारे जो युवा हैं वो खेती की तरफ गए हैं, तो इसमें निश्चित रूप से ये समन्वित कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैंने जयदीप चंद्राकर से जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया न केवल वो धान की फसल लेते हैं, इसके साथ ही साथ वो सोयाबीन भी लेते हैं, और जो रबी फसल है उसमें उन्होंने चना भी लगाया है, गेहूं भी लगाया है। इसके अलावा वो बागवानी की फसलें ले रहे हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार वो सब्जियां भी लेते हैं। आज अपने इन उद्यमों, जिसमें मछली पालन, बतख पालन से लेकर सब्जी उत्पादन, धान उत्पादन, गौ पालन, ये सब कुछ वे कर रहे हैं अपनी सूझबूझ और मेहनत के बलबूते पर। और क्यों न हो, वह दिन अब लग गए कि किसान एक कम पढ़ा लिखा, कम जानकार व्यक्ति होता था। आज का किसान MBA पास युवक भी हो सकता है, ये साबित किया जयदीप चंद्राकर ने। युवा भाइयों से मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो समेकित खेती करें, जिससे उनकी उत्पादन बढ़ेगी। वे चना, गेहूँ, धान वगैरह है सब साथ में करें। सब्जी में लगा सकते हैं अपन, चना लगा सकते हैं, गेहूँ लगा सकते हैं, धान वगैरह सबकी खेती कर सकते हैं, जिससे आमदनी और अधिक बढ़ेगी। और ये भी सिद्ध किया कि नवयुवक पढ़ लिख कर बड़ी कंपनियों के CEO ही नहीं बनते, अपनी मिट्टी से जुड़े रहकर अपनी संभावित तनख्वाह से कई गुना ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ जज्बे की, ज़रूरत है
तो सिर्फ एक जुनून की। ज़रूरत है जोखिम उठा सकने की क्षमता की। ज़रूरत है आत्मबल की और आत्म प्रेरणा की। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। इंसान चाहे तो अपनी मेहनत और सूझ से अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर से उपस्थित होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।